नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान का टॉपिक चल रहा है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने लाइट रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लैकमैन के कर्मकांड। ठीक है बेटा, तो ब्लैकमैन यानी कि रात्रि के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं जो होती हैं, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न जो हो रही हैं, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, उनके दौरान क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान हमने क्या पढ़ा था, कितने पॉइंट हमारे आ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने कहां करवाया था आपको? मैंने हरित लवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर। यह प्रक्रिया कहां संपन्न हो रही है बेटा? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न हो रही है। क्या इन अभिक्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार से इनका जो आधार होता है वो प्रकाश बनता है या तापमान बनता है? क्या बनता है? प्रकाश कब बनता है? प्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान। कहां बनता है बेटा? प्रकाश का फास्फोरिलीकरण, फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि पेपर में आते हैं, आप याद आएंगे। फोटोलाइसिस मैंने प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस मैंने अपने बोल देंगे प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया। मुख्यतः 2 प्रकार से आपने पढ़ दी है, एक पढ़ा चक्रीय, एक पढ़ा अचक्रीय। बात समझ आई ध्यान से? चक्रीय के अंदर पीएस फर्स्ट तंत्रपाद उपस्थित होता है और अचक्रीय के अंदर कौन होता है? पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट। तो हम अगर सिंपल सी तरीके से बोलें, प्रकाशिक अभिक्रिया का कौन सा पथ पहले काम करता है? प्रथम के द्वितीय? द्वितीय पहले काम करता है, प्रथम बाद में काम करता है। द्वितीय की खोज पहले हुई थी, प्रथम की खोज बाद में हुई थी। हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के चक्रीय पथ के दौरान, चक्रीय पथ के दौरान केवल एटीपी बनती है, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि अचक्रीय पथ परिपथ के अंदर एटीपी भी बनेंगे, NADPH2 भी बनेंगे, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होगा, ऑक्सीजन का निर्माण भी होगा, सारे काम होंगे इसके अंदर। इसलिए हम सम्मिलित रूप से दोनों को यह कह सकते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान स्वांगीकारी अथवा अपचायक शक्ति के रूप में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में इस ऊर्जा की सहायता से, प्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान जो ऊर्जा उत्पादित हुई है उस ऊर्जा की सहायता से CO2 का क्या होगा बेटा? स्थिरीकरण होगा, अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होगी। कन्फर्म हुआ बेटा? ये क्लियर है? इस प्रक्रिया के लिए हमने क्या बताया? इसके लिए तापमान जो होता है वो इन प्रक्रियाओं का क्या करता है बेटा? परिवर्तन उत्पन्न करता है। तापमान की वजह से ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? उत्प्रेरित होती हैं। कन्फर्म है बेटा ये चीजें? हमारा पहला साइकिल हमने कौन सा स्टार्ट किया था कल? C3 चक्कर। दूसरा कौन सा आता है? C4 चक्कर। तीसरा कौन सा आता है? कैम चक्कर। कौन सा चक्कर बेटा? कैम चक्कर। ये 3 प्रक्रियाएं हमें कहां पढ़ने को मिलेंगी? अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान पढ़ने को मिलेंगी। इनको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? डार्क रिएक्शन कहा जाता है। ब्लैकमैन के द्वारा प्रस्तावित मॉडल है बेटा ये। ओके, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान यानी कि हरित लवक के स्ट्रोमा के दौरान क्या होगा? क्या होगा बेटा? CO2 स्थिरीकरण होगा। मैं ये कह सकता हूं यहां पे कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं? अपचयन संपन्न होती हैं। अपचयन में क्या होगा? CO2 का अपचयन होकर किसका निर्माण करवाना है अपने को? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज इत्यादि का निर्माण करना है, भोजन का निर्माण करना है। बात समझ में आई? और भोजन का निर्माण करने के लिए सारी की सारी ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होगी? प्रकाशिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होगी। अब प्रकाशिक अभिक्रियाओं में क्या पाया जाता है? चक्रीय और अचक्रीय परिपथ पाए जाते हैं जो प्रकाश का फास्फोरिलीकरण करते हैं और जिनके दौरान हमें क्या प्राप्त होती है? स्वांगीकारी और अपचायक शक्ति के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। सर कंफर्म है ये चीजें? ओके, तो हमारा जो आज पहला साइकिल जो अपने करने जा रहे हैं वो क्या है? कौन सा चक्कर? हम सबसे पहले करने जा रहे हैं कैम चक्कर, C3 चक्कर। कब हुई? किसने करवाई? कौन सा उत्पाद बना इसका? इतना थोड़ी था, 3-4 शब्द पढ़ लिए C3 हो गया। यहाँ कौन? ये क्रैश कोर्स नहीं है, फाउंडेशन चल रहा है ये। C3 चक्कर
CO2 का स्थिरीकरण चक्कर कहते हैं इसे। C3 चक्कर के अंदर एक लाइन और पीछे वाली पढ़ लो यार, ये पढ़ लो। ये क्या है? ये चक्रिया और अचक्रिया में अंतर है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही है, करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, लोड ही नहीं है इसको करवाने की, एक चीज़ को बार बार बढ़ाने का। चलो ठीक है भाई, ये मैंने करवा दिया था। आ जाओ आगे। लिख ही देता हूँ यार, इसमें कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। हाँ जी, CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का स्थिरीकरण चक्कर बोला गया है। किसे बोला गया है बेटा? C3 चक्कर को बोला गया है। कौन से पादपों में संपन्न होता है ये? C3 प्लांट में होता है। हम बोल सकते हैं 3 कार्बन का क्या उत्पाद प्राप्त होता है? PGA। PGA का पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का ये? किसका प्रथम स्थायी उत्पाद है? C3 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद है। हो कहां रही है ये प्रक्रिया? हम इसको क्या बोल देंगे? केल्विन और बेंसन चक्कर भी कहा गया है इसे। ये लो जी, केल्विन बेंसन चक्कर के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगली बात क्या आती है इसके बारे में बताएगा कोई बच्चा मेरे को? कौन से शैवालों में संपन्न हो रही है ये प्रक्रिया? ये शैवालों में संपन्न होती है। क्या बोलेंगे? क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल। दूसरा कौन सा है? सैंडेस्मस। सैंडेस्मस नामक शैवालों के अंदर संपन्न हो रही है। कौन से रेडियो एक्टिव की सहायता से हो रही है? C14 कार्बन 14 पद्धति के मुताबिक इसको खोजा गया। अब बेटा CO2 स्थिरीकरण चक्कर, या अपने कह दें अप्रकाशी का विक्रिया, इसको अपने अप्रकाशी का विक्रिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार की अप्रकाशी का विक्रिया भी है। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश या तापमान की? केवल तापमान की। क्या बोलेंगे? केवल तापमान आवश्यक होता है इसके लिए। ओके, अप्रकाशी का विक्रियाओं का ताप गुणांक कितना होता है? 1, 2, 3, 4। सर एक को छोड़ के 2, 3, 4 सब हो सकता है। ठीक है मित्रों, अगली बात आती है CO2 स्थिरीकरण चक्कर, जो केल्विन साइकिल के बारे में जो अपने पढ़ रहे हैं, इसको कितने प्रावस्थाओं में बांटा गया। अब आती है क्रियाविधि। क्या लिखेंगे बेटा? क्रियाविधि। क्रियाविधि मेथड्स। पहला मेथड इसका, पहली विधि कौन सी है? नंबर 1। इसके अंदर जो पॉइंट पाए जाते हैं, नंबर 1 जो पॉइंट है उसको अपने क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलूंगा मैं सबसे पहले पद को? CO2 स्थिरीकरण। CO2 स्थिरीकरण पद। दूसरा नाम कार्बोक्सिलेशन पद कह सकता हूं बेटा मैं। कार्बोक्सिलेशन, ये लो जी, कार्बोक्सिलेशन पद पहला। दूसरा पद कौन सा आएगा? देखो ध्यान से, फास्फोरिलीकरण पद। फास्फोरिलीकरण पद। तीसरा पद कौन सा आएगा यहां पे? अपचयन पद। चौथा पद कौन सा आएगा? अपचयन के बाद में क्या होगा? फास्फोरिलीकरण पहले हुआ था, फिर फास्फोरिलीकरण पद हो जाएगा, लेकिन छोड़ो उसको, नाम मत लिखो उसको। अपचयन के बाद में आ जाएगा संश्लेषण पद या संश्लेषण प्रावस्था। और 5वां अंतिम पॉइंट क्या लिखोगे? पुनर्निर्माण पद। ये लो मित्रों, ये विभिन्न पद हैं जो C3 चक्कर के अंतर्गत आते हैं। C3 चक्र की क्रियाविधि है बेटा ये। क्या है बेटा ये? C3 चक्र की क्रियाविधि है। ये समझ में आ गई? क्लियर हुई? स्टार्ट करूं आगे मैं? ये इसके विभिन्न पद करें स्टार्ट? चलता हूं बेटा। सभी ने उतार लिया या रह गया किसी का? जल्दी करो। जल्दी करें, शाबाश। देखें आ गया। हाँ जी,
साइकिल आपके सामने है, मैं दोबारा भी बना दूंगा, एक बार समझ लें पहले आप इसको। इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रोसीजर होती है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले यहां से स्टार्ट होती है। ये पहला पद स्टार्ट होता है यहां से, राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट, RUBP। यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नाम क्या आएगा? राइबुलोज बाईफॉस्फेट या कह सकते हो, या राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट कह सकते हो आप इसको। कन्फर्म हुआ? पहला स्टेप हमारा बेटा ये आ गया। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा बेटा? फास्फोरिलीकरण होगा। क्या होगा बेटा? पहला पद क्या हुआ बेटा? फास्फोरिलीकरण। ये रहा, इसको बोलेंगे प्रथम फास्फोरिलीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम फास्फोरिलीकरण। समझा रहा हूं। राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट जो है, कितने अणु है बेटा इसके? यहाँ पे 6 अणु पाए जा रहे हैं। कितने अणु पाए जा रहे हैं? 6 अणु पाए जा रहे हैं। फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के अंदर बेटा क्या होगा? 6 ATP के अणु जो होते हैं वो यहां टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं। टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं? 6 ADP प्लस IP के अणु तैयार करते हैं और इसका किसका निर्माण करते हैं? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। किसका निर्माण करते हैं बेटा? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यदि यहां 6 अणु थे तो यहां पर कितने अणु होंगे? 6 अणु होंगे। बड़ा पत्थर तोड़ने के लिए हमेशा क्या लगाई जाती है? ऊर्जा लगाई जाती है। बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए ताकत लगाई जाती है। ताकत के लिए कितने अणु यहां पे फूंक दिए? 6 ATP यहां पे खपत हो गए हैं। हमारे पास में दूसरा उत्पाद हमारा क्या बन गया? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। कितने अणु है यहां पे? 6 अणु है। अब हमारा दूसरा पद यहां पे आता है। कौन सा पद? कार्बोक्सिलीकरण पद आएगा। कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? 6 अणु CO2 के ग्रहण किए जाते हैं वायुमंडल से। कहां से बेटा? वायुमंडल से ग्रहण किए जाते हैं। यदि वायुमंडल से 6 अणु CO2 के ग्रहण होते हैं तो नीचे से जल ग्रहण कितना होगा? वो भी 6 अणु होंगे। कितना होगा? 6 अणु होंगे। 6 अणु जल के, 6 अणु CO2 के। CO2 वायुमंडल से कहां प्रवेश कर रही है? ये पादप की पत्तियों की कौन सी कोशिकाओं में? पर्णमध्योतकी कोशिकाओं में। क्या बोलेंगे? पर्णमध्योतकी कोशिकाओं में। जबकि जल कहां से ग्रहण कर रहे हैं? जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? लगातार मूलदाब आगे जाइलम रसारोहण कर रहा है इसके अंदर। जल और CO2 इकट्ठे हो रहे हैं। अब 6 अणु राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से वायुमंडलीय CO2 और मृदा के जल को ग्रहण करके कितने अणु का प्रथम स्थायी उत्पाद बनाते हैं? 12 अणु बनते हैं। किसके बनते हैं? 3PGA के। ये है इसका प्रथम स्थायी उत्पाद। क्या बोलेंगे? प्रथम स्थायी उत्पाद बनाए। क्वेश्चन आता है राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट को प्रथम उत्पाद क्यों नहीं बोला? ये तो टूट के बना है इससे। ये तो इसी के भाग है, टूट के बना है। ये उत्पाद जो है ये वायुमंडलीय CO2 और मृदा के जल को ग्रहण करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन का एक अणु होता है। ये कितने कार्बन का अणु होता है? 3 कार्बन का एक अणु है। और हमारे पास में कितने अणु बन रहे हैं? यहां पे 12। कितने कार्बन होंगे इनके अंदर? अभी क्या बोलो मैंने? क्या बोलो इसने? 4। कैसे? 12 और 1 4 हो गया ना। एक अणु में कितने कार्बन? एक अणु में कितने कार्बन? तो 12 अणुओं में कितने कार्बन होंगे? 12 तिया 36 कार्बन होंगे या नहीं होंगे गधो? ठीक है। 12 अणु कितने बन गए हैं? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए। यहां पे हो गए। अब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड दोबारा बताऊंगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 3 PGA के 12 अणु कौन सी प्रक्रिया करेंगे? यहां पे फास्फोरिलीकरण सेकंड होता है। यहां पे क्या होता है बेटा? फास्फोरिलीकरण सेकंड होता है। इस प्रक्रिया में 12 ATP के अणु टूटकर किसका निर्माण करते हैं? 12 ADP प्लस IP। ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। TP का नाम
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 12 अणु 3-PGA के क्या बनाया इन्होंने? 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA। पहले ये तीसरे कार्बन पे था, अब ये पहले और तीसरे दोनों पे आ गया। ये 12 अणु बनेंगे, 1,3-डाई-PGA के बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल बन गए। अगला प्रक्रम कौन सा आएगा? फास्ट क्या बोलेंगे अपने इसको? अपचयन की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? अपचयन की प्रक्रिया। क्या इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन की प्रक्रिया में 12 अणु NADPH2 के किसका निर्माण करते हैं? 12 NADP का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? 12 NADP का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला हाइड्रोजन आयन हमें कहां से मिला है? प्रकाशिक अभिक्रिया में जो जल का विघटन हुआ था 2H पॉजिटिव आयन हमें वहां से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त हो रहे हैं। निकलने वाली ये जो ATP है ये हमें कहां से प्राप्त हो रही है? प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त हो रही है। कन्फर्म बात समझ में आ गई? यहां जितना भी जुगाड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमें कहां से मिल रहा है? ये हमें यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया से नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है हमें प्रकाशिक अभिक्रिया से। कहां से मिल रहा है बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया से मिल रहा है। 12 NADPH2 अणु जो होते हैं इनका अपचयन होकर क्या बन जाएगा? 12 NAD का निर्माण हो जाएगा। और 1,3-डाई-PGA के 12 जो अणु थे किसका निर्माण करेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब क्या बोलेंगे? 3-PGAL बन गया। और इससे पहले क्या था? PGA था, फास्फोग्लिसरिक एसिड था। अब क्या बना? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। कितने अणु होंगे यहां पे? अरे कितने अणु हैं? होंगे देख के नहीं बता सकते। 12 मॉलिक्यूल है। क्या बन गए बेटा? 12 मॉलिक्यूल है। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल हैं यहां चलेगा जोड़ हिसाब। इसमें से 2 अणु, क्या लिखूंगा मैं? 2 अणु किसके? 3-PGAL के किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, स्टार्च का। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संश्लेषण प्रावस्था। क्या कहा जाता है? संश्लेषण प्रावस्था। यहां कितने अणु बच गए? अब यहां पे अरे 12 में से 2 इधर चले गए। कितने बच गए? 10। 10 में से 6 + 4 क्या बोलेंगे? 6 + 4। 6 अणु 3-PGAL से RUBP के, मतलब इसमें से ये अणु इसका निर्माण दोबारा करवाएंगे। RUBP का निर्माण दोबारा करवाएंगे। 4 अणु बच गए। 4 क्या करेंगे? 4 निर्माण करेंगे जाइलुलोज फास्फेट का या 5-राइबोज फास्फेट का। 2 अणु इसके, 2 अणु इसके। ये भी किसका निर्माण करेंगे? ये भी इसी का निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ? हम बोलेंगे पुनर्निर्माण की प्रावस्था में 3-PGAL के 12 अणुओं में से कितने अणु भाग लेते हैं? बोलेंगे 10। कितने लेंगे बेटा? 10। मैं बोलूं 3-PGAL के 12 अणुओं में से कितने अणु संश्लेषण प्रावस्था में गुजरते हैं? कितने बोलेंगे बेटा? 2 अणु गुजरते हैं। कन्फर्म हुआ? ये है केल्विन चक्र। अब मैं तुम्हें इसको ड्रॉ करके बताता हूं कैसे होगा ये। लो अब बढ़ाते हैं अपने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, ध्यानपूर्वक देखते जाएं। नंबर 1 हमारे पास में क्या है? RUBP। इसका नाम क्या है? राइबुलोज। इसका नाम है राइबुलोज 5-मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। ये लो मित्रों, ये इसका नाम है। ये क्या कर रहा है बेटा? अब ये किसका निर्माण कर रहा है? ये राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का निर्माण कर रहा है।
बाईफॉस्फेट का निर्माण कर रहा है। कितने अणु हैं बेटा इसके? बोलो 6 अणु हैं। तो कितने अणुओं का निर्माण करेगा ये लो जी 6 ही अणु बन गए यहां पे। इस प्रक्रिया में क्या संपन्न हो रहा है? 6 ATP टूटकर किसका निर्माण कर रहे हैं? 6 ADP प्लस IP। प्रक्रिया को किस नाम से पुकारेंगे? प्रथम फास्फोरिलीकरण। क्या बोलूंगा बेटा मैं? फर्स्ट फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण। ये लो मित्रों, ये पहली प्रक्रिया। ये पहला पद, पहले पद से क्या बना? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? हो गया निर्माण इसका। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, दूसरा बन गया। क्या बन गया बेटा? दूसरा उत्पाद बन गया। ये इसको टूटकर ये बनाया गया। यहां क्या हो रही है बेटा? अरे क्या बताऊंगा, ऊर्जा बन रही है या ऊर्जा टूट रही है? ऊर्जा की क्या हो रही है बेटा यहां पे? सिंपल रहेगा, अपने गोल या चार्ट नहीं बनाएंगे, अपने को यहीं से समझो। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। कोई डाउट है इस बच्चे किसमें? ओके। नंबर दूसरा पद, दूसरे पद में हमारे पास में क्या है भाई? राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट किसका निर्माण करेगा? 3 फास्फो, अंग्रेजी में लिख देता हूं यार, 3PGA का। 3PGA का पूरा नाम क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल हिंदी में कहते हैं मित्रों इसको। अब सुने ध्यान से, कितने अणु हैं बेटा यहां पे? कितने अणु हैं? ये तुम्हारी यही परेशानी रहती है। राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के कितने अणु हैं बेटा यहां पे? कितने अणु हैं? 6 अणु हैं। ओके, हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल है बेटा। सबको समझ में आ रही? क्लियर बात? दूसरे पद का नाम क्या है हमारे पद का? इस पद में क्या करेंगे? इसका नाम है कार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सिलीकरण या बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। ओके। इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं? इस प्रक्रिया में 6 CO2 अणु मिल रहे हैं और 6 H2O जल के अणु मिल रहे हैं। CO2 कहां से प्राप्त हो रही है बेटा? बेटा बताओ। और जल कहां से प्राप्त हो रहा है? मृदा का जल है। कौन सा जल है? होलार्ड, क्रिसार्ड, इकार्ड? कौन सा? इकार्ड क्या है? दोनों मिलकर क्या हैं? होलार्ड में कौन सा जल बरता गया? होलार्ड में नहीं यूज होने वाले को निकाल दो, पीछे क्या बचेगा? क्रिसार्ड बचेगा। क्या बचेगा? क्रिसार्ड बचेगा। नहीं बरतने वाले को बोल रहा हूं मैं। 6 अणु CO2 के वायुमंडल से CO2 मिली, 6 अणु जल के मृदा जल से मिले। प्रक्रिया कहलाई कार्बोक्सिलीकरण। एंजाइम प्रयुक्त हुआ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज लिख दो यहां पे। ये लो जी, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां प्रयुक्त होता है। अल्लाह, समझ आ गई बात? पहला उत्पाद ये, दूसरा वो, दूसरे को आगे लिया। अब ये कौन सा बना हमारे पास में? तीसरा प्रोडक्ट मिल गया। इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रथम स्थायी उत्पाद। क्या कहा जाता है बेटा?
इसे बोलेंगे प्रथम स्थायी उत्पाद। कौन सी प्रक्रिया का? C3 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद। बेटा यहां 6 अणु थे, यहां कितने अणु बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? 12, 6 CO2, 6 जल के 12। आपके पास में जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें CO2 की मात्रा को कम या अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि CO2 की मात्रा बोल दे कि 10 CO2 के अणु हैं तो फिर जल के अणु कितने लोगे? 10 लेंगे। यदि 20 CO2 के अणु हो तो जल के अणु कितने लोगे? 20 ही लोगे, इसके बराबर लेंगे अपने। कन्फर्म हुआ बेटा? तो हमारे पास में कितने अणु प्राप्त हुए बेटा? 12 अणु प्राप्त हुए। ये 3 मत लिख लेना, ये 3 तो मैंने तो तीसरा नंबर दिया है इसको, बस मैंने, और कुछ नहीं है। मिटा दो यार, तुम गलत काम कर दोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं पता तुम्हारा। ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, 3rd प्राप्त हुआ है। ठीक है, इधर भी भैया ये 2 क्या है? दूसरा उत्पाद है ये। बोंगो, कल को मेरे को बदनाम करोगे, आपने लिखवा दिया। ये 2nd उत्पाद है हमारा। कोई परेशानी यहां तक किसी बच्चे को? कहीं गले में अटका गया हो? हैं? समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से? क्या चक्र बनाने की आवश्यकता है अपने को? चक्कर में याद नहीं होगा, तुम बोल जाओगे, गोलिया गोल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पद का नाम क्या लिखोगे यहाँ पे? फास्फोरिलीकरण। क्या बोलोगे बेटा? फास्फोरिलीकरण कह दिया। दूसरे पद का नाम कार्बोक्सिलीकरण कह दिया, कार्बोक्सिलेशन कह दिया। अब बेटा जो हमारा तीसरा उत्पादन आ रहा है, जो तीसरा स्टेप आएगा, उसी को भी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फास्फोरिलीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोरिलीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोरिल। दिखाई देने वाले ATP NADP, दिखाई देने वाले ATP NADP आपको कहां से प्राप्त हो रहे हैं? क्या सर कलर से प्राप्त हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से प्राप्त हो रहे हैं? नहीं, ये हमें प्रकाशिक अभिक्रियाओं से प्राप्त हो रहे हैं। बेटा कहां से प्राप्त हो रहे हैं? प्रकाशिक अभिक्रियाओं में। प्रकाशिक अभिक्रियाओं में होने वाली समस्त घटनाएं ऑक्सीकरण है या अपचयन है? ऑक्सीकरण है। दिखाई देने वाली कालिए के कांड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अपचयन की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। भाई जी समझ में आने लग रही है? चोखो आने लग रही है, बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले पद के ऊपर। देखिए भाई, अब 2 इसमें पूरे आ गए। अब हम चलते हैं तीसरे पद के ऊपर। आज की वीडियो जो है इसको मैं सेव करूंगा, देख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है भाई, तो चलते हैं बेटा तीसरे स्टेप के ऊपर। अब तीसरा जो पद है हमारा, क्या नाम है बेटा तीसरे पद का? फास्फोरिलीकरण। क्या बोलूंगा बेटा मैं? फास्फोरिलीकरण। प्रथम या द्वितीय? फास्फोरिलीकरण 2nd। ये लो महाराज, फास्फोरिलीकरण 2nd का हमारे पास में उत्पाद क्या लिखना चाहिए मेरे को? क्या लिखूं बेटा मैं लिखूंगा 3PGA। बेटा इनका हिंदी में लिखने की नाम दोबारा आवश्यकता है या ना लिखूं? नहीं लिख रहा हूं मैं। 3PGA। कितने अणु बेटा यहाँ पे? 12 अणु हैं इसके। ये प्रक्रिया क्या करेगी? अब किसका निर्माण करेगी? सोचो। ये करेगी 12 अणु 1,3-डाई-PGA का निर्माण करेगी। ये लो महाराज, 1,3-डाई-PGA, क्योंकि ये पहले 3 कार्बन पे था। अब ये क्या है? ये पहले और तीसरे दोनों के ऊपर आ चुका है, 2 पे आ चुका है। अब ये कहानी आ गई समझ में? अब इस प्रक्रिया के अंदर कितने ATP टूटेंगे? 12 ATP के अणु टूटकर क्या बनाते हैं? 12 ADP प्लस IP का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया में जब ऐसा हो रहा है ना, तो इस प्रक्रिया के अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है? फास्फोरिलीकरण। एंजाइम जब भी अकेला ATP टूटे, आप काइनेज एंजाइम का प्रयोग करोगे। कौन से एंजाइम का प्रयोग करोगे? काइनेज का। यह प्रक्रिया कौन सी है? यह है फास्फोरिलीकरण। रिलीकरण 2nd नाम दे दिया। एंजाइम प्रयुक्त हो रहा है यहां पे काइनेज एंजाइम। कौन सा? सिंपल काइनेज नाम दे दो। तीसरा प्रोडक्ट ये था, यहां से बन गया हमारे पास में चौथा उत्पाद बन गया। कितने अणु का है?
12 अणु का है। क्या बना है? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक अम्ल। ये लो मित्रों, समझ आया बेटा? कन्फर्म हुआ? अभी चल रहा हूं मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा? चौथा स्टेप। चौथे स्टेप की प्रथम पहचान क्या रहेगी? 12 अणु किसके? 1,3 डाई PgA के। ये लो मित्रों, 1,3 डाई PgA के पद का नाम क्या है? अरे बोलो, अपचयन पद। कौन सा पद? अपचयन पद। ये किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा? 12 अणु 1,3 डाई PgA है। क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूं? रट्टा मार लो यहीं से ही। ये देखो, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 मॉलिक्यूल, अपचयन का पद हो रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? एल्डिहाइड का। एल बन जाएगा, एल लगानी है बस अपने को, और कुछ नहीं करना। ये देखो, ये बनाएगा 12 अणु 3PgAl का निर्माण कर देगा। नाम लिख दूं यहां पे मैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम बोल दिया? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हेलो, ये बन गया बेटा यहां पे, ग्लिसरल्डिहाइड बन गया। कितने मॉलिक्यूल बने? 12 मॉलिक्यूल बने। प्रक्रिया में क्या होगा? यहां पे क्या होगा प्रक्रिया में? NADP+H+ आपस में जोड़कर क्या कर देंगे? NADP का यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? निर्माण हो जाएगा। इस प्रक्रिया में ये दोनों समान किधर से मिल रहे हैं? प्रक्रिया का नाम क्या है? एंजाइम कौन सा आएगा? ड्रो कर लेना, डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा काम आएगा? डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम काम आता है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पे? होंगे ये भी 12 अणु जाएंगे। कितने अणु? 12 अणु इसके किसका निर्माण कर रहे हैं? इसका निर्माण कर रहे हैं। ये लो मित्रों, समझ आया बात? चौथा प्रोडक्ट बना, चौथे को आगे लिया। प्रोडक्ट कौन सा बन गया बेटा मेरे पास में? 5वां पद बन गया है। कितने अणु बन गए? 12 अणु 3PgAl के। समझ आई? क्लियर हुई बात बेटा या नहीं आई? आ गई। अब इसके बारे में सुनो ध्यान से। 12PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बारे में कथन सुने ध्यान से। ये बन गया अब हमारे पास में। अब 12 अणु फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के जो अणु हैं, इस चित्र में तो दिया हुआ नहीं है, पर मैं तुम्हें करवाता हूं। अब इसका समाववीकरण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? समाववीकरण। तो चौथे अपचयन पद के बाद में हमने लिखा हुआ है संश्लेषण पद। हम संश्लेषण नहीं बनाएंगे, हम एक पद एक और जोड़ देते हैं यहाँ पे। यहां तक का मैटर सभी बच्चों का क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई हुई है, एक एक चीज पूरी की पूरी। ये करने के बाद में इसका चार्ट जो है ना, वो आप खुद तैयार करोगे पूरा का पूरा, बड़ी कॉपी के बड़े पेज के ऊपर कर लोगे। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब बेटा हमारा 5वां स्टेप क्या आता है? 5वें स्टेप की प्राथमिक बिंदु हमारे पास में क्या है? सर हमारे पास में है 12 अणु, वो भी किसके? 3PgAl के। ये लो जी, 3PgAl के हमारे पास में 12 अणु है। अब 3PgAl जो है, इसका पूरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये बनाता है अपने समान समावयवी। क्या बनाता है बेटा? समावयवी। क्या नाम उसका?
DHAP। DHAP का पूरा नाम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या नाम है इसका? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब यदि यहां ये 12 पीजी है तो ये क्या है? ये 3DHAP है। अब 12 अणु इधर है तो 6 अणु उसके 6 अणु इसके, क्या बोल देंगे? 6 इधर चले जाएंगे, 6 अणु इसके और 6 अणु इसके, 6 अणु इसके। तो 12 को 2 भागों में बांट दिया मैंने, 12 को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उससे कर लो या इससे कर लो, एक ही चीज है, एक ही बात है। इसको क्या बोलूंगा मैं? ये कौन सी पद है? समावयवीकरण। क्या बोलूंगा बेटा मैं? समावयवीकरण। एंजाइम कौन सा काम आएगा यहां पे? बोलेंगे आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम आएगा? आइसोमरेज एंजाइम काम आता है बेटा यहां पे। ये है समावयवीकरण की प्रक्रिया। तो कैल्विन साइकिल के अंदर क्या समावयवीकरण पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? 12 अणु 3PgAl के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? DHAP में। DHAP का पूरा नाम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या नाम होता है? एसीटोन फास्फेट। किसका समावयवी है ये? PGL। PGL का पूरा नाम क्या है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है? DHAP का पूरा नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये अन्यत्र पद है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अब सुनो छठा पॉइंट में हमारे पास में क्या लेके चलना है कि हमारे पास में 12 अणु हैं और 12 अणु में से हमने अगला पद कौन सा पढ़ना है बेटा? अरे मित्रों बोलो, संश्लेषण पद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने अणु चलेंगे इसके अंदर? अपने बोलेंगे 2 अणु किसके चलेंगे? 3PgAl के। 3PgAl के 2 अणु कौन सी प्रक्रिया में भाग लेते हैं? संश्लेषण पद के अंदर भाग लेते हैं। और इनके द्वारा किसका निर्माण होना है? किसका निर्माण होना है बेटा? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, या बोलेंगे स्टार्च का। इनका निर्माण करना है। इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? संश्लेषण प्रावस्था या सिंथेसिस फेज। समझ आई? अब ये कैसे होगा वो सुनो ध्यान से। कैसे चलेगा ये पद? चलाऊं बेटा आगे इसको मैं? सिंपल करवा रहा हूं मैं, हार्ड नहीं करवा रहा आपको, जमा आसान है ये। अब ये प्रक्रिया कैसे निर्माण करेगी? यदि आपने इतना उतार लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलने जा रहा हूं। चलो लो देखो, अब टॉपिक क्या था हमारा? यहां देखो 3PgAl। कितने अणु? 2 अणु। किसका निर्माण करेंगे ये? किसका निर्माण करेंगे? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ये किसका निर्माण करेगी? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। पहले सुन लो फिर सारा विस्तारित करवा दूंगा। ये किसका निर्माण करेगी? ये करेगी अपने समावयवी का निर्माण। बोलेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का निर्माण होता है। सुने ध्यान से। 3PgAl 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड इनके बराबर क्यों? अरे क्या था? DHAP 3 कार्बन इसके, 3 कार्बन इसके, दोनों के कार्बन मिलकर कितने बने? 6 कार्बन। कितने बने? अणु कितने बने यहाँ पे? अणु कितने चल रहे हैं बेटा? यहाँ पे 2 अणु चल रहे हैं यहाँ पे। तो चाहे तो आप इसको कर दो 3 दूनी 6 कर दो, चाहे आप उन दोनों को जोड़ के कर लो 3 दूनी 6 कर लो। तो 3PgAl किसमें बनाता है बेटा? किसका निर्माण करता है? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का। फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट किसका निर्माण करता है? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का। ये अपना समावयवी कौन बनाएगा?
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज से क्या बनेगा? सुक्रोज या स्टार्च का द्वारा। अब एक प्रक्रिया सुन लो ध्यान से। यहां कितने कार्बन का था? ये कितने कार्बन का था? अरे महाराज 3 कार्बन का, 3 दूनी, यहां कितना बन गया? ये कितने कार्बन का हो गया? अरे महाराज 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है? अरे 6 अणु नहीं यार, सॉरी, एक मिनट, एक अणु, ये भी एक अणु, ये भी एक अणु, और ये भी एक अणु। कितने कार्बन है बेटा इसके अंदर? 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। अब सुनो ध्यान से, जब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में ADP प्लस IP मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ATP का। कितना ATP बना है यहां पे? 1। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये यहां नहीं होता, ये गलत कर दिया, यहां नहीं होता, ये यहां होगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेगा, यहां ADP प्लस IP मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ATP का निर्माण कर देंगे। कितना ATP बनेगा? 1। ऊर्जा खपत हुई है या ऊर्जा बनी है? शाबाश। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है समावयवीकरण। क्या हो रहा है बेटा? यहां हो रहा है केवल समावयवीकरण। अब फ्रक्टोज जो है वो अपने समान 6 कार्बन का कौन सा उत्पाद बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? किसका निर्माण करेगा बेटा? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज इस पद के अंदर फिर क्या होगा? ADP प्लस IP मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? ATP का निर्माण। कितना ATP बन गया? 1। अब एक क्वेश्चन आता है, यह है संश्लेषण प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? कितने अणुओं से प्रारंभ हुई थी? कितने अणुओं से प्रारंभ हुई थी? 2 अणु। कार्बन कितने थे इनके अंदर? 3 कार्बन के 6 कार्बन का उत्पाद बन गया। तो 6 कार्बन जब मिलेंगे तो 6 कार्बन का यहां पे उत्पाद कितना बन गया? 1। अणु कितना है? इसके ऊपर कितने थे? इसके नीचे कितने हैं? सारे एक चलेंगे। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हेक्सोकाइनेज या फ्रक्टोकाइनेज, यहां पे एंजाइम लिखो फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, ये लो जी। इस एंजाइम की उपस्थिति में एक ATP का उत्पादन करता है और किसका निर्माण करता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। किसका करता है बेटा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर रहा है। कितने अणु बन गए बेटा? यहां पे 1 अणु। प्रक्रिया कौन सी होगी बेटा यहां दोनों के बीच में? समावयवीकरण। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है बेटा? समावयवी होता है। एंजाइम कौन सा काम आता है? आइसोमरेज। प्रक्रिया क्या कहलाती है यहां पे? समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज का निर्माण करेगा तो ये क्या करेगा बेटा? ADP और IP दोनों को मिलाकर ATP ऊर्जा का निर्माण कर देता है बेटा यहां पे, और खुद किसमें बदल जाता है बेटा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ये हमारे पास में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान 12 PGL अणुओं में से 2 PGL के अणु जो होते हैं वो ग्लूकोज का वापस निर्माण करवा देते हैं। इसे कहा जाता है संश्लेषण प्रावस्था। क्या कहा जाता है बेटा? संश्लेषण प्रावस्था। आप डायग्राम में देखोगे इतना विस्तारित नहीं दिया हुआ, डायग्राम में सीधा नाम दिया हुआ भी ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो आप भी याद रख सकते हो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। मैंने क्यों करवाया? अगर तो ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो संश्लेषण प्रावस्था है, अगर ये नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना पड़े तो ग्लाइकोलाइसिस प्रावस्था है। यहां क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है या ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है? तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना, उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे, सेम पथ चलेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज को तोड़ के क्या करना है? 6 कार्बन के एक अणु को तोड़कर
3-3 कार्बन के 2 अणुओं का निर्माण करवाना है, जबकि यहां पे 3-3 कार्बन के 2 अणु जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। इसे कहा जाता है संश्लेषण प्रावस्था या सिंथेसिस फेज। चलो आगे, हाँ जी लो, अब थोड़ा वापिस देखो, ये देखो 2 अणु ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रक्रिया है हमारे पास में क्या, संश्लेषण प्रावस्था। कौन सी प्रक्रिया बेटा, ये संश्लेषण प्रावस्था होती है। अब जबकि फास्फोग्लिसरिक एसिड अणु के द्वारा RUPP की दोबारा उत्पत्ति करवाएंगे तो कितने अणु जाएंगे बेटा, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल जाएंगे, 6 अणु सीधे जाएंगे, 2 अणु जाइलुलोज के रूप में और राइबोस फास्फेट के रूप में जाएंगे। चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये लो, अब हमारा पद है अगला छठा, कौन सा स्टेप है बेटा, पुनर्निर्माण प्रावस्था। क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसमें क्या पढ़ना है बेटा, सुनो ध्यान से, लास्ट स्टेप है। इसमें बोलेंगे 10 3PGAL के 10 अणु क्या है बेटा, यहाँ पे 3PGL के पड़े हुए हैं अब हमारे पास में। इसमें से 6 अणु जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट किसका निर्माण करेंगे, RUBP का, राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट या राइबुलोज मोनोफास्फेट बोल सकते हो आप इसको। जबकि इसमें से 4 अणु जो होते हैं, 4 अणु किस किस रूप में, 2 अणु किस किस रूप में, ये जाएगा जाइलुलोज के रूप में, ये जाएगा राइबोज के रूप में। किसका निर्माण करेंगे, राइबुलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करेंगे। ये पद कहलाता है पुनर्निर्माण की प्रावस्था। पुनर्निर्माण की प्रावस्था में 3PGAL के कितने अणु भाग लेते हैं, 10। संश्लेषण प्रक्रिया में 3PGAL के कितने अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। कन्फर्म हुआ। केल्विन बेंसन चक्कर C3 चक्कर की प्रक्रिया C3 पादपों में संपन्न होती है। C3 पादपों की पत्तियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 1 या 2, 1 पाई जाती है। उस कोशिका का नाम क्या है, पर्णमध्योतक कोशिका। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स पाई जाएंगे। ये है C3 पादपों की विशेषताएं। अब मैं कुछ इसकी मेन जो इसके क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं मैं वो लिखवाने जा रहा हूं कि C3 के बारे में क्या क्या पूछा गया है, बताऊं। पहले थोड़ा सा इसको देख लो, ये शॉर्ट की है, ये सबसे संक्षिप्त है याद करने के लिए, ठीक है। C4 C14 समझाने की आवश्यकता थी। केल्विन साइकिल बनाया, 4 पद, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन, संश्लेषण, पुनरुद्भवन प्रावस्था। पुनरुद्भवन प्रावस्था को पुनर्निर्माण प्रावस्था भी कहा जाता है, बस ये समझ लो। आसान सिंपल वे था, इस तरीके से, इसको माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं, अब इसके लिए क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, एक CO2 के अणु हम कितने लेके चल रहे हैं, 6। एक CO2 के अणु के लिए 2 ATP 2 NADPH2 का यूज होता है। 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। कितने फोटोन की आवश्यकता होती है, 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। हेक्सोज का एक अणु बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए बेटा अपने, 6 बने, यानी कि C3 चक्कर 6 बार घूमेगा हेक्सोज करने के लिए। अरे हेक्सोज में ये भी तो देख लो कितने अणु पाए जा रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 6 मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 6 बार C3 चक्कर की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसका एक इंपॉर्टेंट नेचर आगे भी आ जाएगा, मैं आगे दोबारा करवा दूंगा, इसको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लूँ, बस खत्म हो रहा है, चलो ठीक है, अब पीछे चलते हैं अपने। हाँ जी, C3 चक्कर की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या आती है, C3 कौन से पादपों में मिलती है, C3 प्लांट के अंदर मिलती है। C3 जो पादप होते हैं, जो पादप हैं, C3 पादप जो हैं, C3 जो प्लांट हैं, C3 जो प्लांट हैं, इन पादपों की जो लीफ होती हैं, जो पर्ण होती हैं, उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं,
बोलेंगे पर्णमध्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं एक ही प्रकार की है। कैसी है बेटा? एक ही प्रकार की है ये, एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहला इंपॉर्टेंट लक्षण। दूसरा क्या बोलोगे? C3 चक्कर जो होता है वो किस प्रकार के सांद्रता चाहिए इसके लिए? तो अपने क्या बोलेंगे? C3 चक्कर जिन पादपों में पाया जाता है, इनके C3 पादपों में पाया जाता है। इनके अंदर जो पादप होते हैं, पादपों में CO2 की क्या चाहिए अपने को? उच्च सांद्रता चाहिए, उच्च सांद्रता आवश्यक होती है। ये लो जी, उच्च सांद्रता होनी चाहिए, अगर होगी तभी होगा ये। ठीक है। अगली चीज, पर्याप्त जल चाहिए। तापमान भी जो होता है यह भी पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। जलवायुवीय कंडीशन, जलवायु परिस्थितियां कैसी चाहिए बेटा? अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूलतम होनी चाहिए। हार्ड परिस्थितियां इसके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा। C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है बेटा? बताओ मेरे को। PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। C3 चक्कर का प्रथम एंजाइम कौन होता है? पहला एंजाइम कार्बोक्सिलेज। क्या होगा? C3 प्रक्रिया का प्रथम एंजाइम क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है ये। CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेज। CO2 ग्राही कौन सा एंजाइम है ये? कार्बोक्सिलेज। CO2 ग्राही है बेटा ये, CO2 ग्राही कहते हैं इसको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर बार पेपर के अंदर इनकी रिपीटिंग होती है। आपको अगर ये चीजें याद हैं, चित्र यदि थोड़ा बहुत भूल भी जाओ, अगर फ्लो चार्ट थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो भी चलेगा, पर ये क्वेश्चन नहीं भूलने चाहिए आपसे। आगे चलो नेक्स्ट पेज पे। चले बेटा। अब कोई यस सर बोल रहा है, कोई नो सर बोल रहा है। कार्तिक कितना करेगा जरा जल्दी कर। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, C3 पादप जो होते हैं इनकी उत्पादकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चलते हैं अपने। अगर इनकी उत्पादकता देखी जाए, उत्पादकता की दृष्टि से C3 प्लांट क्या होते हैं? कम दक्ष होते हैं। कम दक्ष मतलब इनकी उत्पादकता क्या होती है बेटा? कम होती है। उत्पादकता इनकी क्या होती है? कम होती है। कारण क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है बेटा? इसके अंदर बोलेंगे प्रकाशिक श्वसन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? इसमें प्रकाशिक श्वसन उपस्थित होता है। प्रकाशिक श्वसन उपस्थित होता है। और प्रकाशिक श्वसन का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नष्टकारी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? नष्टकारी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं प्रकाशिक श्वसन। है क्या प्रकाशिक श्वसन? सुनो, प्रकाशिक श्वसन का मतलब क्या होता है कि जब पादपों के अंदर प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जब हो रही होती हैं, तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और प्रकाशिक अपक्रियाओं की बात कर रहा हूं, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा बेटा क्या होगा? अपघटन भी होता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। होती है मुक्त।
लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें भोजन का अपघटन होगा, भोजन का अपघटन तो होगा, अपघटन तो होगा, पर ऊर्जा मुक्त नहीं होती। हेलो, ऊर्जा मुक्त नहीं होती। हेलो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जब प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उस समय सामान्य जो श्वसन जो होता है, सामान्य श्वसन की प्रक्रिया जो पादपों में होती है, जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है, उसके अलावा कुछ अलग प्रकार का एक प्रकाशिक श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में भोजन का अपघटन तो होता है, परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती और ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। अब बताओ, क्या इस प्रकार का श्वसन, ये प्रकाशिक श्वसन किसी काम का है क्या? ये किसी काम का नहीं है। ये हमारे भोजन का अपघटन तो कर देगा, ना तो ऊर्जा मुक्त करेगा और ना ही श्वसन की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन देगा। बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन भी नहीं देता और ये ऊर्जा को मुक्त भी नहीं करता, ऊर्जा का निर्माण भी नहीं करता। फिर किस काम का है ये? घटिया एक प्रकार का। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? नष्टकारी अभिक्रिया। प्रकाशिक श्वसन का दूसरा नाम नष्टकारी अभिक्रिया। और ये कौन से पादपों में पाई जाती है? केवल C3 प्लांट के अंदर पाई जाती है। कारण क्या है? इसका कारण है इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं का पाया जाना, जिनका नाम है पर्णमद्योतक कोशिका या। ठीक जनाब, सुन गई बात ध्यान से? ये होता है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, अब जो अगला प्रश्न आता है कि C3 चक्कर का जो उत्पाद RUBP है, ये कौन से एंजाइम को ग्रहण करता है? CO2 को ग्रहण करता है, तो कौन सा एंजाइम को ग्रहण करेगा? बोलेंगे कार्बोक्सिलेज। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ग्रहण करता है। ठीक जनाब, समझ आया बात ये कि RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ग्रहण करेगा, क्योंकि क्या कर रहा है बेटा? ये CO2 ग्राही है। ये पहला, अगर CO2 के अलावा यदि ये ऑक्सीजन को भी ग्रहण करे तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेज। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब CO2 और O2 दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। CO2 कहती है ये मैं लूंगी, O2 कहती है कि मैं लूंगी। दोनों लड़ाई पड़ रही है इनके बीच में। सुन की बात? तो RUBP के एक तरफ क्या है? CO2 और एक तरफ क्या है? O2। पड़ गया पंगा। बताओ कौन सा एंजाइम काम आएगा? बोलेंगे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दोनों ही प्रकार के आ जाएंगे। समझ आई बात? इसलिए होता है ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे किसके अंदर? C3 और C4 चक्कर के अंदर जब अंतर पढ़ोगे वहां काम आएंगे। आगे चलो बेटा अगले टॉपिक पे। लो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है C4 चक्कर। C4 चक्कर को पढ़ेंगे। C4 चक्कर के बारे में संक्षिप्त जानकारी सुने पहले ध्यान से। C4 चक्कर की खोजकर्ता कौन है? हैचनस्लैक। खोज किसमें की थी? BGM ने। बाजरा, गन्ना, मक्का के अंदर की थी। प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा मिलेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। C3 में CO2 को ग्राही एंजाइम कौन सा था? कौन सा था? क्या बोला था? कार्बोक्सिलेज आया था। कार्बोक्सिलेज को किसने ग्रहण किया था? किसने ग्रहण किया था? RUBP ने ग्रहण किया था। राइबोलोज बाइफॉस्फेट ने तो ग्रहण किया था, लेकिन यहां ग्रहण करेगा, यहां पेप कार्बोक्सिलेज ग्रहण करेगा। फास्फोइनोल पायरुवेट वो ग्रहण करेगा। पद में पढ़ाऊंगा मैं। C4 चक्कर में प्रथम CO2 ग्राही, C4 चक्कर में प्रथम CO2 ग्राही कौन है? पेप। पेप का पूरा नाम क्या है? फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या नाम है? ये क्या है? एंजाइम। उत्पाद के रूप में बताओ। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या बोलोगे? पायरुविक एसिड।
ये क्या है? ये एंजाइम है, फास्फोइनोल पायरुवेट। आप कभी किताब को पढ़ना, वहाँ जब हम चक्करों के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं कहीं लिखा होता है आइसोसिट्रेट, सिंथेटेज, फ्लानाटेज, ये टेज, अब इसका नाम आ गया फास्फोइनोल पायरुवेट, ये एंजाइम है। तो लिखो इसका उत्पाद क्या होगा? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, पीपा। बेस्ट एग्जांपल पीपा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। एंजाइम कौन सा है? एक को हटा दो, फास्फोइनोल पायरुवेट। ग्लूकोज क्या है? उत्पाद। ग्लूकोज क्या है? उत्पाद। ग्लूकोलेट एंजाइम, क्या बोल दोगे? एंजाइम। मैलिक एसिड उत्पाद, एंजाइम क्या है? मैलेट। सुन गई बात ध्यान से? क्लियर हुआ? सक्सिनिक अम्ल उत्पाद, सक्सिनेट एंजाइम। नाम से ही आपने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ाई होगा, जिसके पीछे एट लग जाए वो एंजाइम, जिसके पीछे इक लग जाए वो एसिड, वो अम्ल। सुन गई बात ध्यान से? जैसे अपने फैमिलीज में पढ़ते हैं, एल्स का मतलब क्या होता है? गण। एसी का मतलब क्या होता है? कुल। क्या बोलेंगे? कुल। क्रूसीफेरी एई, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, ग्लूमेसी, लेग्यूमिनेसी, एसीई एई। अगर बोल दूं मैं लेग्यूमिनेल्स, क्रूसीफ्रेल्स, रेनेल्स, प्राइटेल्स, मालवेल्स, एल्स लग रहा है। एल्स का मतलब ये गण को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार एट का मतलब होता है एंजाइम। जैसे ये लिखा हुआ है पायरुविक एसिड, क्या बोलेंगे? फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल, ये उत्पाद है। बात समझ में आई? ये एंजाइम है। C4 चक्कर में प्रथम CO2 ग्राही कौन है? बस, ठीक है। और इसका नाम क्या आएगा? फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का? ये 3 कार्बन का। और हमारे पास में जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है? ऑक्सैलो एसीटेट। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। क्या? 4 कार्बन का। फास्फोइनोल पायरुविक या पायरुवेट के साथ में जब एक CO2 जुड़ जाएगी, 3 कार्बन तो इसके अंदर है, चौथा कार्बन ये, दोनों मिलकर क्या बना दिया? अरे दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंजाइम बताओ क्या बनेगा इसका? ऑक्सैलो एसीटेट एंजाइम है। उत्पाद क्या बना? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उत्पाद बन गया। अगली बात, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये आपने बता दी। बाजरा, गन्ना, मक्का, क्या ये मोनोकोट है बेटा? क्या है बेटा ये? अगर डाइकोट होते तो अमरेंथस और यूफोर्बिएसी कुल के अंतर्गत ये चला जाता। समझ आया भाई सभी को? आगे चलता हूं मैं। देखो, फास्फोइनोल पायरुवेट के 3 कार्बन, ये कौन सी कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं? पर्णमोद्योतकी कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं। अब यहां पे पर्णमोद्योतकी कोशिकाओं में क्या जुड़ेगा? CO2। कहां से आएगी? वायुमंडल से। कैसे आएगी? पत्तियों में रंध्रों के द्वारा। कैसे आएगी? रंध्रों के द्वारा, छिद्रों के द्वारा, पोर्स के द्वारा। पर्णमोद्योतकी कोशिकाओं में आई, 1 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, जब दोनों मिलेंगे क्या बना दिया दोनों ने मिलके? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के 4 कार्बन बना दिए। कितने बना दिए बेटा? तुम्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन है, तो वो कहां से आए हैं? आप बोलोगे सर 1 कार्बन का अणु आया वायुमंडल से, और 3 कार्बन का अणु कहां से आए हैं? फास्फोइनोल पायरुवेट, इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन इसके, चौथा ये बन गया 4 का। 4 कार्बन का पहला स्थायी उत्पाद। तभी तो क्या बोलेंगे? C4 चक्कर। और इनकी पत्तियों में कौन सी अवस्था पाई जाती है? क्रांच एनाटमी। किसमें? पर्णमोद्योतकी कोशिकाओं में या पूलाछद कोशिकाओं में? पूलाछद कोशिकाओं में। किसमें? पूलाछद कोशिकाओं के अंदर बोलेंगे। किसके अंदर? सबन पूल जो होते हैं उसके ऊपर 2-3 घेरे पाए जाते हैं, तो वो उसकी एनाटमी के अंदर क्या आती है? एक विकृति पाई जाती है, इसको अपने क्या बोलेंगे? क्रांच एनाटमी। C4 पादप कौन कौन से पादप हैं? मक्का, गन्ना, बाजरा, अमरेंथस, यूफोर्बिया। क्वेश्चन आता है ये, निम्न में से C3 पादप की पहचान करें, निम्न में से C4 पादप की पहचान करें। C4 पादप कम है, ये पाई जाती नेचर। C4 पौधे अगर पानी कम है तो भी बड़े अच्छे विकसित हो जाएंगे, यदि तापमान बहुत ज्यादा है तो भी विकसित हो जाएंगे, और यदि CO2 की सांद्रता अत्यधिक कम है, कहने का मतलब एक पादप के ऊपर जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां लागू हो सकती हैं
उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में C4 पादप उच्चतम वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उच्चतम वृद्धि करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं C4 पादप उत्पादकता की दृष्टि से C3 पादपों की तुलना में अत्यधिक दक्ष होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अत्यधिक दक्ष होते हैं। C3 पादपों में कौन सी नष्टकारी अभिक्रिया पाई जाती है? प्रकाशिक श्वसन। C4 में ये होती ही नहीं, C4 में ये होती नहीं। अगर हो भी तो C4 के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कौन सी? पर्णमध्योतकी। दूसरी कौन सी? मूल आच्छादित कोशिकाएं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन से पादपों में पाई जा रही है? C4 पादपों में। C4 पादपों में नष्टकारी या प्रकाशिक श्वसन अभिक्रिया नहीं पाई जाती। इसीलिए C4 पादप प्रत्येक दृष्टि से, उष्ण कटिबंधीय दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से C3 पादपों की तुलना में अत्यधिक दक्ष होती है। कंफर्म? C4 प्लांट क्या मिलेगा? C4 चक्कर। इंपॉर्टेंट मोटे मोटे लेवल में क्वेश्चन समझो। सबसे पहले बात आती है इसके खोजकर्ता। पीछे बातें हो रही हैं बेटा, चुप कर जाओगे? हैच एंड स्लैक किसमें की थी? मोनोकोट, एक बीजपत्री पादप और अमरैंथस और यूफोर्बिया। ये कौन से पादप हैं? द्विबीजपत्री पादप, डाइकोट प्लांट। क्लियर? प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा? OAA। कितने कार्बन का? ये क्या हुआ है? प्रथम स्थायी उत्पाद OAA कितने कार्बन का? पूरा नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। किससे बना ये? इसका निर्माण किससे हुआ है? फास्फोइनोल पायरुवेट के कितने कार्बन? प्लस एक कार्बन CO2, दोनों से मिलकर क्या बन गया? ये 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद बन गया, स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। अब बात आती है प्रथम CO2 ग्राही C4 चक्कर का। C4 चक्कर का प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है? बोलेंगे 3 कार्बन युक्त फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट मित्रों, ये होता है इसका प्रथम CO2 ग्राही। कन्फर्म? और ये फास्फोइनोल पायरुवेट कौन सी कोशिकाओं में भाग दिखाई देता है? ये अवस्था कब होती है? आ जाओ आगे। अब हमारे पास में ध्यानपूर्वक सुनना। शिट, देखो 2 कोशिकाएं हैं बेटा अपने पास में। कितनी कोशिकाएं लेके चल रहे हैं? 2 कोशिकाएं लेके चल रहे हैं। पीछे शोर शराबे का कारण क्या है मेरे को बता दो। देखो बेटा, मेरे पास में 2 तरीके हैं। मैं पहले कहता हूं, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं मैं, फिर तुम जोड़ोगे। पहले मान जाओ, इससे अच्छी बात है। फास्फोइनोल पायरुवेट कितने कार्बन का?
किसका निर्माण करवाना है इसको? कितने कार्बन का ये? बाहर से वायुमंडल से क्या मिला? ये कौन सी कोशिका? कौन सी कोशिका? पर्ण मध्योतक कोशिका, पर्ण मध्योतकी कोशिका। ओके, तो ये वाली कोशिका कौन सी है? बताओ बेटा। पूल आच्छद कोशिका, आच्छद कोशिका, याद रहेगा। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड ने वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करके किसका निर्माण कर दिया? एंजाइम कौन सा आएगा? क्या बोलूं? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, CO2 हुआ, प्रक्रिया क्या कहलाई? कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहलाई? कार्बोक्सिलीकरण। प्रक्रिया कहलाई कार्बोक्सिलीकरण कहलाई। पहला उत्पाद क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसका निर्माण करेगा? मैलिक एसिड का कह दो या कह दो मैलेट का। किसका बेटा? मैलेट का निर्माण कर दिया। ये बस यहां 4 कार्बन, तो यहां पर भी कितने कार्बन? चित्र में देखो, जरूरी है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का, वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करके पेप्ट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया ये? कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया के अंदर क्या कर देगा ये? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन के प्रथम स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है। कंफर्म हुआ? अब इस प्रक्रिया से क्या बनेगा? मैलेट या मैलिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? मैलेट या मैलिक एसिड बन रहा है। लो ध्यानपूर्वक देखते जाना। अब इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा? NADPH प्लस पॉजिटिव किसका निर्माण कर रहे हैं? NADP का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ? NADPH2 का विघटन हुआ, क्या बना? NADP बना। प्रक्रिया क्या बनी? मैलिक एसिड या मैलेट। एंजाइम कौन सा आएगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलोगे? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। जो चीज आगे बन रही है उसका नाम लेके चलो। यहां पे ये लो, ये बन गया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहां पे आ गया। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गया, बन गया यहां पे मैलिक एसिड और मैलेट। अब ये कौन सी कोशिका में बना है? पर्ण मध्योतकी कोशिकाओं में बना है। पर्ण मध्योतकी कोशिकाओं में बना हुआ मैलिक एसिड छाड़ मार के कहां पे जाएगा? कहां चला गया? ये पूल आच्छद कोशिकाओं में। ये लो लिख दिया मैलिक एसिड या अपने कह दो मैलेट, पूल आच्छद कोशिकाओं में ट्रांसफर हो गया। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। मिट पता नहीं क्यों रहा है, 4 कार्बन का है। यहां तक प्रॉब्लम क्लियर सभी को? ये थी पर्ण मध्योतकी कोशिकाओं में। पर्ण मध्योतकी कोशिकाओं में कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं? हमेशा प्रकाशिका विक्रियाएं। और इसमें कौन सी संपन्न होंगी? अप्रकाशिक विक्रियाएं संपन्न होंगी। बताता हूं अप्रकाशिक कैसे आएगी। CO2 जुड़ा है, क्या बना यहां पे? एनर्जी बनी है, अपचायक शक्ति बनी है। बनी है अपचायक शक्ति। इस अपचायक शक्ति को हम लेके जा रहे हैं पूल आच्छद में। कहां लेके जा रहे हैं? बना बना प्लेटो यहां पहुंच गया। मैलेट चला गया, मैलिक एसिड चला गया यहां पे। अब ये मैलिक एसिड, ये जो मैलेट है, किसका निर्माण करेगा? ये पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा? पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। जब ये पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा उस दौरान क्या होता है ये देखो पहले तो।
या तो कह दो पायरुवेट कह दो, या कह दो पायरुविक एसिड कह दो, पायरुविक अम्ल कह दो। महाराज सुनो ध्यान से, अब इस कांड में क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान यहां पे क्या हुआ है, NADPH2 टूटकर NADP का निर्माण किया, इसने किया बेटा। अभी इधर क्या होगा, NADP किसका कर देगी, NADPH+H पॉजिटिव बन गया, एक निकल गया बेटा यहां से CO2 बाहर निकल गया। यहां 4 कार्बन है, CO2 का अणु हमने पहले ही बार उड़ा दिया, कितने कार्बन रह गए यहां पे, कितने कार्बन रह गए, 3 कार्बन रह गए बेटा, ये 3 कार्बन रह गए यहां पे, कंफर्म। अब इस प्रक्रिया में NAD से NADPH2 भी बन रहा है, CO2 का अणु भी बाहर निकल रहा है। तो बताओ यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, CO2 बाहर निकला या जुड़ा, कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी यहां पे हो रहा है, प्लस बने हुए ये NADP जो बने थे, ये बने प्रकाशिक अपक्रिया से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, अप्रकाशिक में। और क्या हो रहे हैं, इनकी खपत हो रही है बेटा, ये यूज हो रहे हैं। CO2 का अणु निकला, CO2 का अणु कहां चला जाएगा, अरे कहां चला जाएगा, C3 चक्र में चला जाएगा, कैल्विन चक्र में चला जाएगा। कैल्विन चक्र में जाने के बाद में किसका निर्माण करेगा बेटा ये, अरे किसका निर्माण करेगा, ये भोजन का निर्माण करेगा, क्योंकि CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है यहां पे। इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा, प्रकाशिक अभिक्रिया। और इसको क्या कहा जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब बन गया बेटा पायरुवेट या पायरुवेट एसिड बन गया, ये लो देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। NADP जो बना था यूज हो रहा है, क्या कर रहा है, NADPH2+ पॉजिटिव का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे CO2 अणु बाहर निकल रहा है, कहां जा रहा है, कैल्विन चक्र में। कैल्विन चक्र में जाकर किसका निर्माण करेगा, ये शर्करा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, शर्करा का निर्माण भी करेगा और राइबोलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण भी करेगा। यही तो होता है C3 चक्र में। अब ये पायरुवेट कितने कार्बन का है, छलांग लगा के कहां वापिस आ जाएगा, कौन सी कोशिका में आ जाएगा, आजा फिर देख क्या रहे हो। ये लो चल भाई, पायरुवेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, अल्लो फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक, ये प्रक्रम चलता है किसके अंतर्गत बेटा, ये देखो पायरुवेट यहां से वापस मूव कर गया, 3 कार्बन का इधर मूव कर गया। आते ही इसने क्या कर दिया, एक ATP को खपत किया, तोड़ा, फास्फोइनोल पायरुविक बना दिया इसने। ये लो यहां पे ये बोल दो, एक ATP जो होता है वो टूटकर क्या बना देगा, ADP+IP का निर्माण कर देगा, खपत हो जाएगी इसकी। एंजाइम कौन सा आएगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम आ जाएगा। किसका निर्माण कर देगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण कर देगा। कितने कार्बन का, ये 3 कार्बन का है। यह प्रक्रिया चलती है C4 पादपों के अंदर, जिनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक पर्णमध्योतकी, दूसरी मीजोफिल सेल्स। छोटे छोटे नाम लिखवा रहा हूं, लास्ट पॉइंट आज का अपना। नाम में क्या लिखेंगे, सबसे पहला, एक तो ये शीट क्यों चेंज हो रही है, हाँ भाई पहला स्थान देखो, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं C4 में। C4 प्लांट के अंदर कितनी सेल है बेटा, 2 प्रकार की इसमें सेल्स पाई जा रही है। पहली सेल कौन सी है, पर्णमध्योतकी सेल। दूसरी कौन सी है, पूल आच्छाद कोशिका। C3 की बात करें तो पर्णमध्योतकी कोशिकाओं में कौन से काम होने वाले हैं बेटा, आप लिखोगे इसमें पाई जाती हैं प्रकाशिक अभिक्रियाएं। क्या पाई जाती हैं, यहां पाई जाती हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहां क्या मिलेगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो फिर मुझे एक बात बताओ,
C3 चक्कर इधर पाया जाता है या इधर पाया जाता है? अरे मेरे मुंह की तरफ नहीं, इन अभिक्रियाओं के नाम पढ़ के बता कि C3 चक्कर कहां होता है, कहां होता है C3 चक्कर। यार तुम्हें नहीं समझ आया, आज मेरी क्लास फालतू में पानी में गई क्लास आज। तू बता रहे आर्यन, खड़ा हो, तू बता C3 चक्कर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? हैं? इधर आजा, मैं निकालता हूं तुम्हारे दांत, इधर आजा। तुम्हें पता ही नहीं है C3 चक्कर किसकी अवस्था है? C3 चक्कर किसकी अवस्था है? चक्कर कौन सा पढ़ रहे हो? C4 पादप पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? C4 पादप। C4 पादपों में कौन सी कोशिकाएं या कौन सी अभिक्रिया का परिणाम होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है गधो C3 चक्कर। ये किसकी बात कर रहे हो आप? ये किसकी बात कर रहे हो? चाहे जिसकी मर्जी बात करो, किसमें पढ़ रहा है? वहां दांत तो बहुत निकाल रहा है तू। अप्रकाशिक क्या कर रहा है लारे वाला? इधर आके बता, मुझे समझ में नहीं आया। इधर इधर आजा आजा, अब बात पूरी कंप्लीट कर। हाँ जी, अब बताओ क्या हो रहा है? बोलते हैं ये ला रहे, तू आगे आके बैठ जा, सेकंड लाइन पे बैठ जा, तीसरी पे बैठ जा। अरे C3 चक्कर किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब समझ आया? अब अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न हो रही है? पूल अछत कोशिकाओं में। कौन से पादपों में? C4 पादपों में। C3 पादपों की बात नहीं कर रहा मैं। तो लोग छोड़ो आप C3 पादप को, आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि C4, C3, C4 कैम सब किसके परिणाम है? इसी के तो परिणाम है। फिर इसका नाम क्यों ले रहे हो? इसका नाम क्यों ले रहे हो आप बताओ मेरे को? ये इसमें केवल प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। शब्दों को समझो। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब यहां प्रकाश पड़ रहा है और वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा। यहां प्रकाश अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, वहां तापमान अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब समझ आई बात? ऐसे करवाने जा रहा हूं आपको मैं। तो C3 प्रक्रिया के द्वारा, सॉरी, प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा निकलने वाली समस्त एटीपी ऊर्जा, चाहे स्वांगीकारी चाहे अपचायक शक्ति, सारी किसमें यूज हो रही है बेटा? मूला छत में। क्योंकि यहां पे क्या संपन्न हो रहा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया का परिणाम C3 चक्कर संपन्न हो रहा है। क्या बन रहा है उसके द्वारा? भोजन बन रहा है। क्या बन रहा है? भोजन बन रहा है। तो भोजन के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो कहां से आएगी? प्रकाशिक अभिक्रिया से आएगी। ये है C4 चक्कर। और C4 चक्कर के अंदर पूल आच्छद की कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? क्रैंच प्रकार की विकृति पाई जाती है, क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, थैंक यू।